राष्ट्रीय सवाल और पॉइंट पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मैं हूं आपका भाई सुमन। आज हम नेपाल के वर्तमान राजनीति के विषय में बातचीत करेंगे। नेपाल में जेन्जी विद्रोह के बाद जब शेरबहादुर देउवा और उनकी पत्नी नेपाल से पलायन हुए थे, बहुत सारे लोग कहते थे कि वो भाग गए हैं, अब ऐसा बोल रहे थे, अब वो लौटने वाले हैं। और नेपाल में जो नेपाल और भारत के बीच में सीमा विवाद थे उनके लिए 1950 में जो इंडिया के साथ संधि हुआ था, वो संधि के पेपर भी अभी गुम हुआ है, ऐसा परराष्ट्र मंत्री नेपाल के शिशिर खनाल ने बताया है। अब इन संदर्भ में मेरे पर रहकर आज हम बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए विश्लेषक श्याम बस्नेत जी मौजूद है। सर, स्वागत है आपको। धन्यवाद। कुछ दिन पहले नेपाल के जो परराष्ट्र मंत्री फॉरेन मिनिस्टर शिशिर खनाल ने संसद में जाकर बोला कि नेपाल और भारत के बीच में जो संधि हुआ था 1950 में, नेपाल की सीमा और कई सारे बातों को उसमें उल्लेख किया था, वो संधि के पेपर अभी नहीं मिल रहा है, वो गुम हो चुका है, ऐसा उन्होंने बोला। अब क्या होगा, क्योंकि नेपाल और भारत के बीच के जो सीमा के विवाद है वो अभी भी है। अब क्या होगा नेपाल और भारत के ये सीमा के विवाद, क्या मानना है? मेरे ख्याल से दिस शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम जी, क्योंकि 1950 का संधि ट्रीटी जो है वो इंडिपेंडेंट इंडिया और नेपाल के साथ हुआ जी, जबकि सुगौली संधि ब्रिटिश गवर्नमेंट से हुआ। बिल्कुल। तो दैट इज द डिफरेंस। तो भारत के पास तो है ना, हमारे पास नहीं है। दूसरी बात है, शायद जो जेनजी आंदोलन में इन्होंने सिंह दरबार का जो मेन बिल्डिंग जहाँ पर इस ऐसे आर्काइव रखे जाते हैं वहाँ इसको जलाया गया वो हो सकता है, पर उतना दूर न जाएं। लेट अस नॉट गो दैट फार। बट भारत के पास है, इंडिया हैज़ इट। और उसमें उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी का साइन होना चाहिए या एज अ प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद जी का साइन होना चाहिए। नहीं तो शायद माउंट बैटन भी नहीं थे हमारे ख्याल से वहाँ पर। और हमारे तरफ से उस वक्त के किंग त्रिभुवन का सिग्नेचर है, उस वक्त का राणा प्राइम मिनिस्टर मोहन शमशेर का सिग्नेचर है, और उस वक्त के कांग्रेस के लीडर जो आंदोलन कर रहे थे आज़ादी का, विशेश्वर प्रसाद कोइराला जी, बीपी कोइराला, उनका सिग्नेचर है। सो दैट कैन नॉट बी डुप्लीकेटेड। सो ओरिजिनल कॉपी है ये। और फिर बात भी करना है तो वी हैव टू डिस्कस विद इंडिया। जब इंडिया से डिस्कस करना है तो वी कैन रिक्वेस्ट देम टू पुट दैट पेपर ऑन द टेबल एंड देन वी कैन गो फर्दर ऑन दिस डिस्कशन। दैट इज नो प्रॉब्लम। क्या देंगे इंडिया अगर ये जो संधि है उनमें जैसे ही मेंशन किया है, नेपाल दावी करता है कि 2016 से पहले, नेपाल के जो 2016 से पहले लिपुलेख लिम्पियाधुरा नेपाल का था, उस वक्त ही भारत और चीन के युद्ध के वक्त नेपाल के तत्कालीन राजा ने उस जगह पर इंडियन आर्मी को रहने के लिए जगह दिया है। उसके बाद वो इंडिया ने कब्जा किया है, ऐसा नेपाली रिकॉर्ड में, दस्तावेज में मिलता है। अब अगर वो दस्तावेज जो 1950 के ट्रीटी है उसमें भी वो जगह नेपाल के है ऐसा दावी किया होगा, तो क्या इंडिया अगर नेपाल के जो ट्रीटी के पेपर है, कॉपी है, वो गुम चुका है, तो इंडिया क्यों देंगे? क्योंकि अगर वो पेपर नेपाल को दिखाएंगे तो उनका ही घाटा होगा, क्यों दिखाएंगे? ये भी तो सवाल है। अभी के वक्त में बहुत सारे लोग कहते हैं कि इंडिया देगा ही नहीं नेपाल को। नहीं सुमन भाई, सब लोग नेपाली पॉलिटिशियन जैसे नहीं होते हैं जी। कुछ भारत का कल परसों 80वां स्वतंत्रता दिवस है। हाँ, उन लोगों का संविधान सिस्टम, इट हैज़ बीन रनिंग फॉर मोर देन 80 years। इट्स गोइंग टू बी 80 years डे आफ्टर टुमारो। जी, समझे ना, उसका कुछ फाउंडेशन है एंड इट्स गोइंग टू कंटिन्यू फॉर आई डोंट नो हाउ मेनी 100 more years। जी। तो वो लोग एक सॉलिड बैकग्राउंड में हैं। उन्हें हमारे जैसे टेम्पररी सिस्टम, टेम्पररी नेता की ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ सिर्फ षड्यंत्र का जो सोच है, क्योंकि हम लोग सब षड्यंत्रकारी ही हैं पॉलिटिक्स में। नेपाल में कोई पॉलिटिशियन नहीं है। हाँ, समझे ना, दैट इज़ द डिफरेंस। तो भारत उसको देगा ही। फिर मैं ये कहता हूँ कि इन 1950 का जो ट्रीटी है, मेरे ख्याल से इन डिटेल
बाउंड्री का डिस्क्रिप्शन नहीं होगा। मेरे ख्याल से जो सुगौली संधि में होगा अगर, तो उसी के आधार पर किया होगा उन्होंने 1950 का संधि। जी। और वो काला पानी को कहा होगा कि बॉर्डर रिवर माना होगा उसको, उसी को डिटो किया होगा। लेकिन उसके बाद जब कंट्रोवर्सी हुआ, जहाँ तक लिपू लेक और काला पानी का जो इंडियन आर्मी का जो वहाँ पर कैंप कंस्ट्रक्ट हुआ, that was in 1962 हाँ। ड्यूरिंग द चाइनीज वॉर एग्रेशन। हम तो वो एग्रेशन करते हैं और लोग इसको वॉर करते हैं। इट वॉज इम्पोज्ड ऑन इंडिया। तो उस वक्त की बात है। दैट डजंट, आई डोंट थिंक 1950 ट्रीटी कवर्स दैट। जी। वो कवर नहीं करेगा। उसके बाद जो ट्रीटी हुआ है, टर्नकपुर ट्रीटी, आई थिंक दैट इज इम्पोर्टेंट। तो उस ट्रीटी को आगे रख के बात करना चाहिए। जी। टनकपुर के जो संधि थे वो भी उससे भी इम्पोर्टेंट था। अभी के वक्त में जो सुगौली संधि हुआ था, उनके बाद में जो सीमा निर्धारण किया गया था, उसको लेकर बातचीत होना चाहिए, क्योंकि उसी संधि के आधार पर नेपाल के लास्ट सीमांकन हुआ था, जहाँ पर लिपुलेख और लिम्पियाधुरा भी नेपाल के अंदर है, ऐसा जताया है। ये नेपाल का पॉलिटिक्स या बोलूँ पॉलिटिकल पार्टी कहता है, राजनीतिक व्यक्ति कहते हैं, और यहाँ के जियोग्राफी के नॉलेज रखने वाले भी कहते हैं। क्या है, अब आपने कहा टनकपुर संधि को आगे रखकर बातचीत करना चाहिए, आपने ऐसा कहा, क्यों सुगौली संधि को नहीं, वो टनकपुर संधि को इम्पोर्टेंट देना होगा? देखो सुमन भाई, मैं एक कैरियर पॉलिटिशियन नहीं हूँ। जी बिल्कुल। न मैं डिप्लोमेट हूँ, न मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ। हाँ। मैं लॉजिक पर बात करता हूँ और प्रैग्मेटिज्म पर बात करता हूँ मैं। तो मेरे ख्याल में आज़ाद भारत से जो संधि हुआ, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ मोर रेलिवेंट देन द ट्रीटी विच नेपाल डिड विद ब्रिटिश इंडिया। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, रेलिवेंट है। फिर वो सुगौली संधि में हमारे राजा ने तो सिग्नेचर नहीं किया उसमें, उनके दो दूत उन्होंने किया, एंड दे स्टेड बैक इन इंडिया, they didn't return to Nepal. So there is something fishy also there. So उससे भी जो रेलिवेंट है वो है इंडिपेंडेंट इंडिया से जो ट्रीटी है, दैट इज 1950 ट्रीटी। जी जी। उसको मानना चाहिए, क्योंकि उस वक्त इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं था जब हम लोग सुगौली का संधि किए। हाँ। तो वो छोड़ के इस पूरा भू क्षेत्र को छोड़ के जब ब्रिटिश चले गए, जी, उन्होंने एक ही काम किया, वो है भारत का डिवीज़न। पाकिस्तान और भारत में डिवाइड करके वो लोग चले गए। उसके बाद नेपाल और भारत के बीच में जो 1950 का ट्रीटी है उसको आगे रखिए। उसके बाद आप रखिए टनकपुर संधि को, ट्रीटी को। टनकपुर ट्रीटी को इसलिए मैं इम्पोर्टेंस देता हूँ, दैट कंसर्न्स ओनली महाकाली रिवर। जी। जबकि 1950 का ट्रीटी जो है वो एक दो कंट्रीज़ के बीच में, दैट इज़ अ जनरल ट्रीटी, एंड महाकाली ट्रीटी, टनकपुर ट्रीटी इज स्पेसिफिकली ऑन महाकाली रिवर। तो उसमें जितना डिटेल है वो 1950 के डिटेल ट्रीटी में भी नहीं है और सुगौली ट्रीटी में भी नहीं है। हाँ। तो डिटेल तो मॉडर्न एज में है ना। उस वक्त तो कोई जो ब्रिटिश ने जो नक्शा तैयार किया था, मैप तैयार किया था, उसके अलावा दूसरा तो नहीं है। अभी आप फिर सैटेलाइट से फिर मैपिंग कर सकते हैं। दिस इज़ अ डिफरेंट एज। सो आज के एज में जो टेक्नोलॉजी है, वी शुड यूज दैट टेक्नोलॉजी एंड कम टू अ कंक्लूजन। आई थिंक दैट इज़ अ वाइजर वे टू कंक्लूड दिस
differences between भारत and नेपाल. जी, जैसे कि अब नेपाल ने कह चुका है कि उनके पास जो कॉपी था ट्रीटी के वो गुम हो चुका है। यहाँ पर बहुत सारे आंदोलन हुआ, बहुत बार फॉरेन मिनिस्ट्री ट्रांसफ़र हुआ, एक जगह से दूसरी जगह पर सारा गया, उसके वजह से वो ट्रीटी की कॉपी जो है वो गुम हो गया है, ऐसा नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है। अब ये गुम होने के बाद अब क्या होगा? नेपाल और भारत के बीच की जो सीमा के विवाद थे वो सॉल्व होगा या फिर से बढ़ जाएगा? क्या होगा? क्या मानना है आपको अभी के वक्त के सिचुएशन में? अगर सच में ही नेपाल के पास जो सारे ट्रीटी के कॉपी थे, समझौता के कॉपी थे, वो गुम हो गया हो तो अब क्या होगा नेपाल और भारत की सीमा के विवाद? इसमें किसका कमजोरी है? भारत का ऑफ कोर्स कमजोरी तो नेपाल का ही ठीक है। है ना? तो ऐसा चाइल्डिश तर्क दे के आप क्या प्रूव करना चाहते हो कि जो आप वर्बली कहिएगा, जो बोलेंगे नेपाली अभी के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है या गवर्नमेंट है, उनका तो एक्सपीरियंस तो मेरे ख्याल से 5 महीने से अधिक भी नहीं है। हाँ। या 10 महीने का उनको एक्सपीरियंस होगा, उससे अधिक का तो नहीं है ना। वो टर्नपुर संधि के ट्रीटी के वक्त में शायद कितने का तो जन्म भी नहीं हुआ था, अगर पैदा भी हुए थे तो वो नंगे चल रहे थे। हाँ। उन लोगों तो कपड़ा भी उनके माता पिता को पहनाना पड़ता। दिस इज अ चाइल्डिश आर्ग्यूमेंट. दिस डजंट सॉल्व विद अ मैच्योर्ड कंट्री लाइक भारत. जी। If you put this argument in front of any other country which you are dealing with, they will take you as a child. This is nonsense. You don't have it, okay, but India has it. You can request India, okay. जी। When we come to Delhi, please have that record ready. We can do it through different channels. हमारा परराष्ट्र मंत्रालय है, हमारा एम्बेसी है, भारतीय एम्बेसी यहाँ पर है. वी कैन डू इट थ्रू डिफरेंट चैनल. उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं. इसका मतलब यह है कि ये सरकार भारत से बात करने के लिए कतरा रहा है. दे आर अवॉइडिंग अ मीटिंग विद भारत. ये तो हमारे खिलाफ जाता है ना. हमारे गवर्नमेंट को, हम लोगों को सतर्क करना चाहिए. We don't do such childish things. You are a foreign minister of a very old country. आप एक इंडिपेंडेंट कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर अगर ऐसा चाइल्डिश आर्ग्यूमेंट करके, कल आप यूएन में भी यही कहिएगा. अगर अभी के वक्त में नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर शिशिर खनाल ने जो दावा किया, जो वक्तव्य जारी किया, उसे माने तो एक बच्चे की जो तर्क होते हैं वैसे ही तर्क उन्होंने दिया. दिस इज अ फुलिश आर्गुमेंट. क्योंकि ठीक है, हमारे यहाँ जो किसी ने नष्ट कर दिया या चुरा दिया या जला दिया. लेटेस्ट इंसिडेंट तो जैनजी आंदोलन में सिंह दरबार में आग लगाया गया. और वो भी उस बिल्डिंग में, जिस बिल्डिंग में प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है, प्लस उस पार्ट में लगाया गया जहाँ पर ऐसे डॉक्यूमेंट रखे गए. तो इसका मतलब है कि यही लोग आग लगाए हैं, क्योंकि उसका प्रतिफल तो ये सरकार है ना. जैनजी आंदोलन से कोई पैदा हुआ है तो यही सरकार पैदा हुआ है. अपने आप क्यों अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हो? दिस इज हमारा जो स्टैंडिंग है नेपाल का, लीडरशिप का, we'll have a very poor image in international community. ऐसा नहीं करना चाहिए था. ये गुपचुप रख के भारत से एक अंडरस्टैंडिंग करके, हाँ हम लोग अब बात करने जा रहे हैं, वी हैव ऑल द एविडेंस जी, एंड देन वी विल डिस्कस एंड कम टू अ कंक्लूजन. इस चीज़ के लिए मोदी जी जब पहली बार आए थे प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद, तो उन्होंने हमारे संविधान सभा में ही कहा था कि नेपाल और भारत के बीच में जितने भी आउटस्टैंडिंग डिस्प्यूट्स हैं, वो दैट हैज़ बीन हैंडल्ड बाय आवर ब्यूरोक्रेट्स, इसलिए वो सॉल्व नहीं हुआ. नाउ इट शुड बी हैंडल्ड बाय द लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स, एंड दिस इज द पॉलिटिकल सोल्यूशन
वी शुड सीक अ पॉलिटिकल सोल्यूशन। दैट्स द राइट वे। अब तो यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर भारत जाने से कतराते हैं, डिस्कस करने से कतराते हैं। यहाँ पर स्टेटमेंट दे के अपने को बेवकूफ़ साबित करने के अलावा वो लोग कर क्या रहे हैं? हम लोग तो चाहते हैं कि भारत और नेपाल के बीच में ये जितने भी आउटस्टैंडिंग डिस्प्यूट्स हैं उसको बैठ के एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन निकाल के आगे का जो जनरेशन है, हाँ, उसके लिए भी एक क्लियर रास्ता होना चाहिए ना जी। हम लोग तो आगे का जनरेशन के लिए भी ब्लॉकेट रख रहे हैं ना। दिस इज द रॉन्ग सिस्टम। अभी नेपाल में देखें तो नेपाली राजनीति में फिर से नेपाली कांग्रेस में शेरबहादुर देउवा की एंट्री हुआ है। जब जेनजी आंदोलन हुआ था उन आंदोलन के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री एक्स प्राइम मिनिस्टर शेरबहादुर देउवा और उनकी पत्नी जो तत्कालीन अवस्था के फॉरेन मिनिस्टर भी थे, उस वक्त उन लोगों को मार मार कर उनको घर जला दिया। उनके बाद वो लोग नेपाल छोड़कर बाहर गए थे। अब करीब लंबे समय के बाद वो फिर नेपाल आ रहे हैं और नेपाल में कांग्रेस जो है, कांग्रेस नेपाली कांग्रेस की एक समूह उनको सुपर हीरो की तरह ट्रीट कर रहे हैं। अब उस तरह से स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट में तैयार हो रहे हैं, अभी तो स्वागत कर रहे हैं। क्या मानना है आपको, अब फिर से शेरबहादुर देउवा नेपाल के पॉलिटिक्स में सुपर हीरो बनने जा रहा है? क्या है, नहीं तो क्यों कांग्रेस अभी के वक्त में उनको सुपर हीरो की तरह ट्रीट कर रहे हैं अभी के वक्त में? देखो सुमन भाई जी, आज के डेट में नेपाल में सबसे सीजन, सबसे अनुभवी कोई पॉलिटिशियन है तो वो है शेरबहादुर देउवा जी। उनका जो पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है फ्रॉम द डे ऑफ बीपी के टाइम में, बीपी गणेश मान जी, किशन जी के टाइम से, जो फाउंडर मेंबर्स थे हमारे कांग्रेस पार्टी के, उस वक्त के लीडर से उनका ट्रेनिंग हुआ है। आई नो द अर्ली पॉलिटिकल लाइफ ऑफ देउवा एंड द रिसेंट पॉलिटिकल लाइफ ऑफ देउवा बोथ। जी, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि उनमें एक डेमोक्रेटिक सेंस है। वो कहीं दब गया था, कहीं दब गया था या दबाया गया था, और ही वॉज कंपेल्ड टू गो अकॉर्डिंगली। वो अपनी अपनी बात होता है, पॉलिटिक्स में ऐसी चीज़ होती है, कोई नया चीज़ नहीं है। देउवा जी, मैं 81 में रन कर रहा हूँ। देउवा जी मुझसे 1-2 वर्ष सीनियर हैं। हाँ, तो मैं समझता हूँ कि वैसा सीजन पॉलिटिशियन अपने फैग एंड ऑफ हिज लाइफ एंड हिज पॉलिटिकल कैरियर, जी, ही मस्ट बी थिंकिंग ऑफ लीविंग अ फुटप्रिंट नेपाल में। जी। एवरीवन वांट्स दैट। जितना भी बड़ा अपराधी क्यों न हो, अपने लाइफ के एंड में कुछ ऐसा करके जाना चाहता है, कुछ ऐसा चीज़ छोड़ के जाना चाहता है, डेवलप करके। जैसे कोई हॉस्पिटल बनाता है, कोई आपके लिए धर्मशाला बनाता है, कोई मंदिर बनाता है, ताकि उसको याद किया जाए। हाँ, एवरीवन वांट्स टू लीव देयर फुटप्रिंट। जी। तो 5 महीने वो एक प्रकार से आइसोलेशन में रहे देउवा 5 जी। महीने के बाद, क्योंकि सिंगापुर, हांगकांग में जो यहाँ पर कार्यकर्ता, उनके जो वर्कर्स थे, मेंबर थे कांग्रेस के, वो भीड़ तो नहीं था वहाँ पर। हाँ, वो और उनके फैमिली थी। तो इस 5 महीने में उनका जैसा एक्सपीरियंस्ड और अनुभवी राजनेता ने क्या सोचा हुआ, मैं अपने एज ग्रुप के हिसाब से मैं वो कल्पना करके आपको बता रहा हूँ। मैंने आज अपने फेसबुक में जी, नेपाली में एक स्टेटस भी दिया है, क्योंकि आज आ रहे हैं देउवा जी और कल वो लोग अपने कार्यकर्ताओं से, वर्कर के सामने अपना विचार रखेंगे। मेरे ख्याल से वो अब फिर शक्ति लेने के पक्ष में नहीं होंगे। अब वो एक्टिव पॉलिटिकल करियर में नहीं आएंगी, क्योंकि आपका उनके मानना है? पास उतना अब उनको एज भी परमिट नहीं करता है। जी,
और आज के जो युग है, जो चेंज सिनेरियो है पॉलिटिक्स में, वो भी उनको सूट नहीं करता है। जी दोनों चीज़ उनके अगेंस्ट में। तो सबसे वाइजेस्ट थिंग विल बी टू लीव अ फुटप्रिंट हियर। जी, जैसे कि ये जेनजी आंदोलन के बाद जो सिनारियो नेपाल में देखने को मिला, उनको अपनी ही पार्टी से अपमानित होना पड़ा, क्योंकि कांग्रेस में गगन थापा के नेतृत्व में नए कमेटी फॉर्म हुए उनको हटाकर, और उन्होंने भी नेपाल में जो कांग्रेस के एक्टिव पॉलिटिकल एक्टिविटी है, जो कामकाज हो रहे थे उससे दूर होकर वो अपने ट्रीटमेंट के लिए अपने पत्नी के साथ बाहर गया, लंबे समय तक वहीं रहने लगे। अब लंबे समय के बाद वो जैसे नेपाल में आ रहे हैं, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो दिखा रहे हैं कि वो एक सुपर हीरो अब नेपाल में आ रहे हैं, बहुत बड़ा लोग नेपाल में आ रहे हैं, ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। शेरबहादुर देउवा वही आदमी है जो जेनजी विद्रोह में किसी को सबसे ज़्यादा मार पड़ा तो वो शेरबहादुर देउवा है, क्योंकि उनको घर मकान बंगलो सब जला दिया गया, उनको ही मार कर घायल कर दिया था। अब ऐसे लोग को क्यों इतना महत्व दे रहा है नेपाल के कांग्रेसी लोग, ये भी तो अभी के वक्त में सवाल है, क्योंकि सुपर हीरो की तरह स्वागत किया है उन लोगों ने। क्या मानना है आपको? देखो, क्या एक इंग्लिश में कहावत है, द वेयरर नोज वेयर द शू पिंचेस। जी, जब आप जैसे यंग मीडिया पर्सन इस तरह से सोच सकते हैं, तो जिसको वो मार पड़ी है, क्या इस 5 महीने के आइसोलेशन में उनके दिमाग में इसका विश्लेषण नहीं किया होगा उन्होंने? क्या बिना प्रिपरेशन अभी शेरबहादुर जी लौट रहे हैं, वैसा समझ रहे हैं आप? जी, ऐसा नहीं हो सकता है। वो कुछ सोच के समझ के आए, और वो उस दिन जो उनके ऊपर जो हाथापाई हुआ, जी, अटैक हुआ, हाथापाई बोलो उसको, है ना, उससे अधिक तो नहीं हुआ, तो हाथापाई हुआ, जो उनको ह्यूमिलेशन हुआ, और वो जो उसके बाद जब उनको पार्टी से बेदखल किया गया अभी के प्रेसिडेंट गगन थापा से, क्या वो उसका उन्होंने आकलन नहीं किया होगा इस 5 महीने में? या वहाँ बैठ के सिर्फ दारू पी के बैठे हैं और फिर यहाँ पर आके वो समझते होंगे कि हम हीरो बन जाएंगे? हाँ, आप लोगों के मन में ये होगा, लेकिन देउवा जी के मन में ऐसा कतई नहीं है, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ। उनके मन में एक ही चीज़ होगा, अब हम इस बदनामी से कैसे निकले। जी, वो पावर में तो कभी आ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अब वो युग चला गया। हाँ, ही कैन नेवर विन एन इलेक्शन नाउ। तो उससे अच्छा क्या है कि वो अगर हीरो बन के एग्जिट करना चाहते हैं, तो एक नया, एक सबको मान्य नया नेतृत्व अब आने वाला 15th जो इन लोगों का महाधिवेशन है, उसमें एक सबको मान्य युग के अनुसार सोचने वाला एक लीडरशिप छोड़ के, अभी जो नेपाल में जो अभी रूलिंग पार्टी को जो मैमथ जो बहुमत मिला, हाँ, वो जो छीड़ हो रहा है, वो जो पॉपुलेशन है, वो जो वोट है, वो एक नया प्लेटफॉर्म ढूंढ रहा है। जी, ये चीज़ देउवा जी के मन में अवश्य आया होगा, इसलिए उन्होंने सोचा होगा, अध्ययन किया होगा, कुछ निष्कर्ष में पहुंच के ही वो ये आए हैं। अभी के वक्त में देखिए तो कांग्रेस भी फुट के कगार पे है, क्योंकि वहाँ पर फुट दिखाई दे रहा है। कंप्लीट करने जी, कांग्रेस जो है वो उनको अच्छी तरह से मालूम है, क्योंकि उन्हीं का कांग्रेस है ना, उन्हीं का फैमिली था। आपसे और हमसे उनको अधिक मालूम है, और उसका पेन वही बेयर कर रहे हैं, आप और हम लोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन उनको एक ही एग्जिस्ट है कि एक नया कांग्रेस जिसमें जी, बाकी जितने भी डेमोक्रेट्स हैं, जो अभी इस नया गवर्नमेंट से, नया चेंज से निराश हैं, और वो लोग एक नया प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं,
वो पुराना कांग्रेस नहीं ढूंढ रहे हैं, वो गगन के अंडर का कांग्रेस भी नहीं ढूंढ रहे हैं। तो उनको त्याग दे के दिखा के एक नया कांग्रेस का फॉर्मेशन करने के लिए उनके लिए एक सुवर्ण अवसर है ये वो समझते होंगे। उसमें अगर वो डॉक्टर शेखर जो एक प्रकार से दोनों गुट में नहीं है, उनको साथ लेके एक नया कांग्रेस का फॉर्मेशन कर दें तो उससे अच्छा एग्जिट और उससे अच्छा हीरो का पोजीशन उनको दूसरी जगह नहीं मिल सकता है। वो उनके दिमाग में अवश्य होगा। ही इज़ नॉट अ फूल, ही इज़ अ सीजन पॉलिटिशियन। उन्होंने इस करीब करीब 30 वर्ष के जो उनका पॉलिटिकल जो रूलिंग कैरियर है उससे अधिक होगा, उसमें इन्होंने कितनों से डील किया होगा, कितना ऐसा सिचुएशन फेस किया होगा। दिस इज़ नॉट द फर्स्ट सिचुएशन जी। उन्होंने खुद एक बार कांग्रेस पार्टी को तोड़ा था और नया पार्टी खोला था। उस नया पार्टी में सपोर्ट किसका था मालूम है आपको? जो फाउंडर मेंबर बीपी के बाद के जो फाउंडर मेंबर थे, गणेश मान जी और किशन जी के सपोर्ट होते हुए भी जब वो चुनाव में गए, ही गॉट 0 सीट्स, एक भी सीट नहीं मिला। तो वो दर्द तो उनको मालूम है ना। उसके बाद फिर वो गिरजा बाबू के साथ आए और गिरजा बाबू के साथ कैसे वो लोग फिर मिलके एक नया कांग्रेस बना, उसका भी एक्सपीरियंस उनके पास है। तोड़ने का भी एक्सपीरियंस है और तोड़ने के बाद क्या होगा वो भी उनको एक्सपीरियंस है। फिर मिलने के बाद कैसा एक्सपीरियंस है वो भी उनके पास है। तो उनके पास जो एक्सपीरियंस है वो गगन के पास नहीं है और किसी कांग्रेसी के पास नहीं है जी। तो इसीलिए मैं कहता हूँ सबसे एक्सपीरियंस और सीजन पॉलिटिशियन अभी नेपाल के पॉलिटिकल सिनेरियो में कोई है तो वो शेर बहादुर जी हैं। और मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि शेर बहादुर जी इफ़ ही इज़ इन हिज प्रॉपर सेंस तो वो जो चीज़ मैं अभी कह रहा हूँ वही चीज़ करेंगे। इससे अलावा कोई एक डेमोक्रेटिक लीडर सोच ही नहीं सकता है। इसके अलावा कोई दूसरा वो षड्यंत्र में अगर फंस जाते हैं देन ही इज़ नॉट अ लीडर। जी। तो अभी जो मैंने उनका जो एक्सपीरियंस का जो बर्डन किया है, आई थिंक दैट इज़ ऑल गॉन इन वेन। वो नहीं स्टिक करता है, पर मेरे ख्याल से वो करेंगे। इसका एक हिंट है कि इस कल का जो इन लोगों का कार्यक्रम है उस जहाँ देववा जी संबोधन करेंगे अपने वर्कर्स को, उसमें डॉक्टर शेखर भी संबोधन कर रहे हैं जी। और डॉक्टर शेखर भी इसी को आधार बनाएंगे। आज एक चीज़ बड़ा इंटरेस्टिंग है सुमन भाई, मैं कह देता हूँ, शायद आप पूछना भूल जाएं कि अभी एक चर्चा चल रहा है नेपाल में, नेपाल के पॉलिटिकल सर्कल में कि देववा जी अब जो है हिंदू राष्ट्र और राष्ट्र संस्था जी को सपोर्ट करेंगे अब की नया कांग्रेस में। मैं समझता हूँ वैसा नहीं करना चाहिए। उनको जब तक नेपाल को एक सूत्र में नहीं बांधे तब तक नेपाल एक नहीं हो सकता है। जी। वो सूत्र है आवर सिविलाइजेशन, आवर फेथ एंड आवर कल्चर। हाँ। वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि मोदी जी के इतने एफर्ट के बावजूद वो भारत को सनातनी सभ्यता, आस्था और कल्चर का, संस्कृति का केंद्र घोषित नहीं कर पा रहे हैं। जी। अगर देववा जी नया कांग्रेस, देववा और शेखर दोनों मिलके नेपाल को दुनिया भर में फैले हुए करीब 300 करोड़ जो सनातनी है उनका केंद्र बनाने का लक्ष्य रखा जाए, अगर नेपाल का जो है स्टेबिलिटी के लिए, उससे अच्छा प्रपोजल हो ही नहीं सकता। क्योंकि उसके बाद हमें 3 करोड़ की सपोर्ट नहीं, हमें 300 करोड़ की सपोर्ट मिलेगी।
जी उससे हमारे यहाँ जो लोकल इंटरनल जो डिफरेंसेस है वो शांत हो जाएगा, हमारा इकोनॉमी उसी से डेवलप होगा, हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी उसी 300 करोड़ से मिले, इंटरनेशनल स्टैंडिंग, इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस उसी से मिलेगा, क्योंकि हमें 300 करोड़ सनातनी का समर्थन रहेगा। ये होना चाहिए। ये मैं पर्सनली तो डॉक्टर शेखर को नहीं कर सका हूँ, पर वो मेरे जो जितने कार्यक्रम हैं, he rarely misses any of them, because in every program I give a message to all the Democrats of this country, because I myself am a Democrat. तो डेमोक्रेसी को बचाना, देश को बचाना है, ये मेरा मान्यता है। अगर कल शेर बहादुर जी और शेखर, डॉक्टर शेखर दोनों मिलके नेपाल को सनातनी सभ्यता, आस्था और संस्कृति का केंद्र बनाने का घोषित कर दें, कांग्रेस का मेन ऑब्जेक्टिव अगर वो घोषणा कर दें, तो मेरे ख्याल से नेपाल के अंदर डेमोक्रेट्स के बीच में जो फूट है वो हट जाएगा, और 300 करोड़ सनातनी दुनिया भर के, दे आर ऑल सेल्फ स्टैंडिंग सोसाइटी, सब डेवलप्ड कंट्रीज में है, उसका सपोर्ट से नेपाल एक नया राष्ट्र होगा, वो होना चाहिए मेरे ख्याल। ओके सर, आपने आपका कीमती वक्त देकर हमारे साथ बातचीत किया, इस समय के लिए आपको बहुत सारा धन्यवाद। धन्यवाद।